नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। बच्चों, यदि आप सीबी रेमंड टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, कक्षा 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में, तो आपके लिए बच्चों बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे बच्चों कि आप लोग को एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए बच्चों, और इसमें बताए गए क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके ही आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? वेग कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये सही है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई पिंड एक समान गति में होता है जब वह यात्रा करता है। तो ऑप्शन एक है असमान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय अंतराल में असमान दूरी, और तीसरा है समान समय अंतराल में समान दूरी। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन सही है, समान समय अंतराल में समान दूरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है दूरी, तो विस्थापन, त्वरण, चाल, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें है बच्चों त्वरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश है, ठीक है। तो इसमें बच्चों चाल जो है वो अदिश है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ है लंबाई क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है बच्चों? दूरी कहलाती है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाएगा बच्चों? तय की गई दूरी को बताएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, आर त्रिज्या वाले वृत्त में आधा चक्कर लगाने के बाद विस्थापन क्या होगा। तो आर त्रिज्या का वृत्त है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इतना दूरी तय किया गया, तो इसका विस्थापन जो हो जाएगा आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, क्योंकि आर आर जोड़ लेंगे तो 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि मंदित गति की इकाई क्या है, ठीक है। तो मंदित गति की इकाई जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कौन सा समीकरण बी यू ए और टी के बीच संबंध दिखाता है। तो क्या कौन सा है इसमें बच्चों? ये देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन सी वाला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका त्वरण कैसा होता है। तो उसका त्वरण कैसा होता है बच्चों? नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि क्या दूरी शून्य हो सकती है। तो दूरी शून्य नहीं हो सकती, नहीं, दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, यदि वेग स्थिर है तो त्वरण होगा, ठीक है, तो क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, बढ़ता हुआ, तब क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, बल किसे बदल सकता है? चाल को, दिशा को, आकार को, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी को बदल सकता है बच्चों, ठीक है, बल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साइकिल चलाने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। तो चुंबकीय बल, पेशीय बल, तो इसमें कौन सा है? पेशीय बल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल क्या है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संतुलित बल, ठीक है, गति बदलता है, आकार बदलता है, त्वरण उत्पन्न करता है, हमेशा गैर शून्य होता है। तो ये क्या कर सकता है? आकार बदलता है, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गैर संपर्क बल कार्य करते हैं। तो गैर संपर्क बल बिना संपर्क में आए ही कार्य करते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, यानी कि गैर संपर्क बल का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा इसमें? चुंबकीय बल जो है वो गैर संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है। तो धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यदि कुल बल शून्य है तो वस्तु त्वरित होती है, विराम में या समान वेग से चलती है, रुक जाती है, आकार बदलती है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, विराम में या
समान वेग से चलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गति का विरोध करने वाला बल। तो गति का विरोध कौन करता है भाई? घर्षण बल गति का विरोध करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल। तो दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बल सदिश होता है क्योंकि इसमें। तो सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, जड़त्व का नियम कौन सा है? तो जड़त्व का नियम जो होता है वो पहला नियम है, ठीक है। तो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला देखें, जड़त्व किससे मापा जाता है? तो जड़त्व द्रव्यमान से मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखें, दूसरा नियम बल को किससे जोड़ता है? तो दूसरा नियम बल को किससे जोड़ता है? त्वरण से जोड़ता है ना बच्चों, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बल का सूत्र है। तो बल बराबर होता है F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, संवेग किसका गुणनफल होता है? तो संवेग किसका गुणनफल होता है बच्चों? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। तो ये तीसरा है, ठीक है यहाँ पर। चलो अगला है, बंदूक का प्रतिक्षेप किसका उदाहरण है? तो बंदूक का प्रतिक्षेप ये न्यूटन के थर्ड लॉ का उदाहरण है, ठीक है। क्रिया के पर प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कालीन को पीटने पर धूल क्यों निकलती है? तो क्यों निकलती है बच्चों? ये विराम के जड़त्व की वजह से, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है क्या है कि संवेग का एसआई मात्रक है। तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, संवेग कब संरक्षित रहता है? ठीक है, आंतरिक बल जब शून्य हो, बाहरी बल शून्य हो, वस्तु विराम में हो, एक समान, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों जब बाहरी बल शून्य हो, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बस के रुकने पर यात्री आगे क्यों झुकता है? तो क्यों झुक जाता है बच्चों? गति के जड़त्व की वजह से, ठीक है। क्योंकि यात्री और बस दोनों गति में होते हैं और जैसे ही वो रुकता है तो आगे झुक जाते हैं सभी लोग, ठीक है। आगे देखें, गति की मात्रा क्या है? तो गति की मात्रा बल, संवेग और क्या दिया गया है? आवेग और त्वरण दिया गया है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है बच्चों संवेग, भी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आवेगी बल कितने समय के लिए कार्य करता है? तो ये कम अवधि के लिए काम करता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, दाब को परिभाषित किया जाता है तो ये क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल बल, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, दाब का एसआई मात्रक, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार हो गया है, पासकुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऊँट के पैर चौड़े क्यों होते हैं? बल बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल घटाने के लिए, दाब कम करने के लिए, कर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये दाब कम करने के लिए होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सतह पर लंबवत लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो लंबवत लगाया गया बल जो होता है वो परलोड होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार बताया जा चुका है, बैरोमीटर से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दरों का दाब किसके साथ बढ़ता है? तो दरों का दाब जो होता है वो गहराई के साथ बढ़ता है, भी अपनी सही है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोलिक प्रेस किस नियम पर कार्य करती है? न्यूटन का तीसरा लॉ, आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल का नियम, बर्नौली सिद्धांत। तो सही ऑप्शन है पास्कल के नियम पे, ठीक है। तेज चाकू से काटना आसान क्यों है? क्योंकि इस पे अधिक दाब लगता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो किस में करता है बच्चों? ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है, ठीक है। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावन बल जो होता है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन सही है। भारी वस्तु पानी में क्यों डूबती है?
कम घनत्व, अधिक घनत्व, उत्प्लावन बल अधिक, आयतन अधिक। ठीक है, तो भारी वस्तु पानी में क्यों डूब जाती है? ठीक है, क्योंकि जो भारी वस्तु होता है, ठीक है, उसका घनत्व अधिक होता है जल के घनत्व से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है? तो घर्षण को हम स्नेहकों का उपयोग करके कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, घर्षण एक बल है जो गति में सहायता करता है, गति का विरोध करता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। घर्षण का अवांछनीय प्रभाव, ठीक है, तो क्या है बच्चों? इसका जो एक अवांछनीय प्रभाव है, ठीक है, वो क्या है? ऊष्मा व घिसावट है। ठीक है, क्योंकि ये चलने में मदद करता है, ब्रेक को सहायता करता है, वस्तु को पकड़ने में सहायता करता है, लेकिन ये जो है अवांछनीय प्रभाव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण कब कार्य करता है? स्थैतिक घर्षण कब कार्य करेगा? जब वस्तु विरामावस्था में होगी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। सबसे कम घर्षण कौन सा है? तो सबसे कम घर्षण जो होता है वो लोटनिक घर्षण में होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखें, मशीन में तेल लगाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है बच्चों? स्नेहन, लुब्रिकेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग जो किया जाता है वो घर्षण को घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। दरों में घर्षण क्या कहलाता है? तो दरों में जो घर्षण होता है उसे हम कर्षण कहते हैं, ड्रैग। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। स्ट्रीम लाइनिंग से क्या होता है? तो स्ट्रीम लाइनिंग से जो होता है वो रिड्यूस्ड ड्रैग अर्थात घर्षण को, कर्षण को घटाते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, ब्रेक किस कारण काम करते हैं? तो ब्रेक घर्षण की वजह से काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खुरदुरी सतहें कैसी घर्षण देती हैं? तो खुरदुरी सतह रहेगी तो ज़्यादा घर्षण लगेगा अर्थात अधिक घर्षण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो किसे? तो ये किस किया जाता है बच्चों? सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के कैसा काम करता है? विपरीत काम करता है। ये प्रश्न लगभग 2-3 बार हो गया। ठीक है, चलिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडक की डिग्री को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे बच्चों? ये तापमान कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रयोगशाला में तापमान मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सेल्सियस पैमाने का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कणों की वास्तविक गति द्वारा गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बच्चों संवहन कहलाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, ऊष्मा हस्तांतरण के किस तरीके में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये है विकिरण। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाले धातु के बर्तन अच्छे होते हैं। तो ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं जिसकी वजह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान है तो कितना होता है बच्चों? सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? लकड़ी, हवा, पानी, चांदी। तो इसमें सही ऑप्शन है चांदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समुद्री समीर की घटना किसके कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है बच्चों? संवहन के कारण होती है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? तो ये किस पे होता है भाई? ये होता है यहाँ पर -40 पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गहरे रंग की वस्तुएं अवशोषित करती हैं, अधिक ऊष्मा अवशोषित करेंगी। ठीक है,
तो ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है पानी के जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण कहलाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, सबसे कम संभव तापमान है, तो ये क्या है बच्चों? 0 केल्विन है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे पदार्थ नहीं माना जाता है, तो ऊष्मा को पदार्थ नहीं माना जाता है, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे ढीले बंधे होते हैं, तो ये गैस में बंधे होते हैं, ये सभी बच्चे लगभग जानते होंगे। ठोस का सीधे गैस में बदलना कहलाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ का गलनांक है, तो गलनांक वह होता है जिस तापमान पर कोई ठोस वस्तु दरों में बदलता है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कणों की व्यवस्था सबसे अधिक सुव्यवस्थित होती है, तो किस में होती है? ठोस में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। रेगिस्तानी कूलर में ठंडक किस कारण मिलती है, तो किसके कारण से मिलती है बच्चों? ये वाष्पीकरण की वजह से मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस का कौन सा गुण बड़ी मात्रा को छोटे सिलेंडर में भरने देता है, तो ये संपीड़ितता है। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो बच्चों, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैस दाब डालती है क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? आकर्षित करते हैं, स्थिर रहते हैं, स्थिर स्थान पर कंपन करते हैं, कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, तो इसके कण जो होते हैं वो कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, ये सही हो जाएगा। दरों का तापमान बढ़ाने से, तो दरों का तापमान बढ़ाने से क्या होता है? वाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विसरण सबसे तेज होता है, तो किस में होता है विसरण? ये गैस में होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है, मतलब शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, चले 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी किस रूप में होता है, तो किस में होगा? ये लिक्विड में होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, ध्वनि उत्पन्न होती है परावर्तन, अपवर्तन, कंपन, चालन, तो ये कंपन से होती है। ठीक है, वाइब्रेशन। अगला प्रश्न देखो, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं तो कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि जो होती है वो निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो कहाँ पर होती है? ठोस में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि की गति। पुरुष और महिला की आवाज़ में अंतर बताने वाली ध्वनि की विशेषता है, तो क्या है? पिच, तारक। तो ठीक है, आवृत्ति का मात्रक है, तो क्या है बच्चों? इसमें हर्ट्ज है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। प्रति समय दोलन संख्या कहलाती है, तो ये आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी क्या है, तो क्या होती है? 17 मीटर होती है। ठीक है, चलें अगला है, कह रहे हैं कि 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि तरंगे कहलाती हैं, तो ये कहलाती है इंफ्रासोनिक्स कहलाती हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखो, ध्वनि का परावर्तन उपयोग किया जाता है स्टेथो स्कोप, सोनार, मेगाफोन, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी में। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है लाउडनेस, वो आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उच्च तारत वाली ध्वनि का अर्थ है, तो उच्च तारत इसका मतलब है अधिक आवृत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अपने 100 क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगर आप सभी लोग बच्चों, मैं एक बार फिर से आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो हमने अपने चैनल पे वीडियो डाले हैं, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, ऐसे करके जो 6, 7, 8 वीडियो डाले हैं, अगर इन सभी वीडियो को आप देख कर जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा सर सी वी रमन का। ठीक है, तो चलें बच्चों, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।